अब देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसकी बात करी थी? लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी वहां पे प्योर रोलिंग की, है कि नहीं? और वहां पे हमने प्योर रोलिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और साथ में हमने बात किया था इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग मोशन की स्टडी। अब आज हम लोग फिर से बात कर रहे हैं रोलिंग मोशन की, लेकिन ये रोलिंग मोशन हो रहा है किस पे? किसी मूविंग प्लेन पे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो हमारे पास ये ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर हमने लाके प्लेस किया एक प्लैंक को। तो यहां पे एक प्लैंक है, प्लैंक का मास m है। प्लैंक और ग्राउंड इनके बीच का सरफेस वहां पे कैसा है? स्मूथ है। अच्छा, प्लैंक के इस एंड पे हमने एक सिलेंडर को लाके प्लेस किया है और सिलेंडर का मास m है, रेडियस r है। तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो वहां पे सॉलिड सिलेंडर है। सिलेंडर का मास m है, रेडियस r है। अच्छा, सिलेंडर और प्लैंक इनके बीच का सरफेस वहां पे कैसा है? रफ। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी प्लैंक है इस प्लैंक पे हम अप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट फोर्स F। अच्छा, जब हम प्लैंक पे कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई करते हैं, जब हम इस प्लैंक पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये प्लैंक आगे जाता है और जो भी सिलेंडर है ये सिलेंडर प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, जब ये सिलेंडर प्योर रोलिंग परफॉर्म करेगा तो ये किसको दिखाई दे रहा होगा? ये दिखाई दे रहा होगा उस ऑब्जर्वर को जो कहां पे बैठा हुआ है? प्लैंक पे। तो अगर हम प्लैंक पे बैठे हैं तो प्लैंक के रेस्पेक्ट में ये सिलेंडर वहां पे क्या कर रहा है? रोल कर रहा है। अच्छा, अब ये रोल करेगा तो किस तरह से रोल करेगा? वहां पे देखो, है कि नहीं है? जो भी प्लैंक है, प्लैंक तो आगे जा रहा है। प्लैंक पे बैठ के अगर सिलेंडर को देखोगे तो सिलेंडर वहां पे क्या होगा? इस तरह से रोल करता हुआ पीछे आ रहा होगा और कुछ टाइम बाद ये सिलेंडर प्लैंक से क्या होगा? क्रॉस कर जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछता है प्लैंक का, फिर एक्सेलरेशन पूछता है सिलेंडर का, कई बार पूछता है कितने टाइम बाद ये प्लैंक से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या लिखवाया था? ये जो ऑब्जर्वर प्लैंक पे बैठा है ये हमेशा VCM इक्वल्स टू R ओमेगा और ACM इक्वल्स टू R अल्फा रिजल्ट यूज कर सकता है कि नहीं? तो अब सबसे पहले मान लो यहां पे प्लैंक का एक्सेलरेशन A1 है। तो A1 यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A1 रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर यहां पे एक्सेलरेशन मानो A2, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब A2 यहां पे क्या है? A2 है यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक। तो जो A1 है, A1 वहां पे एक्सेलरेशन है प्लैंक का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और A2 वहां पे क्या है? A2 वहां पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक। अच्छा, अब ये बताओ मुझे यहां पे कि ये ऑब्जर्वर जब इसको देखेगा तो इसको ये रोल करता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। किसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो? सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो प्लैंक का। बताओ, प्लैंक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, प्लैंक का वेट, ग्राउंड की नॉर्मल, एन नॉर्मल, यहां पे F। अच्छा, फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा?
मेन तो वही है। अब ये बताओ इस ऑब्जर्वर को ये सिलेंडर सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसा रोटेट करता हुआ दिखाई दे रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और ये पॉसिबल तभी होगा जब इसके ऊपर कोई टॉर्क बन रहा होगा। अब देखो, अगर हम प्लैंक पे बैठ के देखेंगे तो प्लैंक भले ही कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो सीडो फोर्स तो सेंटर पे ही आएगा, नॉर्मल भी सेंटर से पास करेगा, एमजी भी सेंटर से पास करेगा, तो टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा? टॉर्क प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शन। तो ध्यान रखना है, सिलेंडर पे फ्रिक्शन राइट की ओर लग रहा होगा, तो प्लैंक पे फ्रिक्शन लेफ्ट की ओर लग रहा होगा। ये चीज समझना ही, मैंने फ्रिक्शन डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन किया। सिलेंडर पहले रेस्ट में था, उसके बाद सिलेंडर ऐसा रोल करता हुआ जा रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसके पास एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज आई है, और ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बनेगा, और इस केस में टॉर्क कौन प्रोवाइड कर सकता है? फ्रिक्शन। तो यहां पे शो करो एफ एस। अब बताओ इक्वेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन लिखोगे एफ माइनस एफ एस इक्वल्स टू एम इंटू ए वन। देखो है कि नहीं है? अब अगले स्टेप में हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, किसका? सिलेंडर का। बताओ सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, एन एम जी फ्रिक्शन एफ एस, और साथ में इसके ऊपर सीडो फोर्स m इंटू ए वन। हमने सिलेंडर की स्टडी करी है प्लैंक पे जाके, तो नॉर्मल mg फ्रिक्शन और साथ में होगा सीडो फोर्स ma1। अच्छा, इस ऑब्जर्वर के लिए ये कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है? रोलिंग। तो एक बार ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरी बार रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन लोगे तो n mg के बराबर। नेक्स्ट इक्वेशन ma1 माइनस एफ एस इक्वल्स टू ma2। ma1 माइनस एफ एस इक्वल्स टू ma2। ये तो आ गई ट्रांसलेशनल मोशन से। अगले स्टेप में हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट केवल रोटेशनल मोशन कंसिडर करना है, तो टॉर्क केवल किसका बन रहा है? फ्रिक्शन का। तो एफ एस इंटू आर इक्वल्स टू आई सी एम इंटू अल्फा। आई सी एम कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा। तो इक्वेशन हो गई एफ एस इक्वल्स टू एम आर बाई टू इंटू अल्फा। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी? प्योर रोलिंग हो रही है, तो प्लैंक पे बैठ के अगर देखोगे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर a2 है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो नेक्स्ट रिलेशन हो जाएगा a2 इक्वल्स टू आर अल्फा। देखो यही है कि नहीं वहां पे? अब अगले स्टेप में क्या करो? वहां पे हमारे पास अननोन कितने हैं? वहां पे इक्वेशन तो हमारे पास क्या हो गई? 5 इक्वेशन है, नॉर्मल की जरूरत है नहीं, तो हमें बेसिकली a1 a2 अल्फा फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले क्या करो? आर अल्फा की वैल्यू पुट करना जरा। तो एफ एस इक्वल्स टू ma2 ma2 बाई 2। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो क्या मिलेगा वहां पे? अगर इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड करें तो इक्वेशन बन जाएगी f माइनस 2fs इक्वल्स टू ma2। ऐड कर रहे हैं। अब अगले स्टेप में f माइनस ट्वाइस ऑफ fs। ट्वाइस ऑफ fs का मतलब ma2 इक्वल्स टू ma2, तो a2 जो रहेगा वो हो जाएगा f बाई 2m। तो अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर हमें प्लैंक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? वहां पे a2 की वैल्यू मिल गई, a2 की वैल्यू मिल गई तो fs मिल जाएगा। fs हो जाएगा वहां पे कितना? a2 की जगह पुट करो f बाय 2m, तो चेक करो f बाय 4 होगा कि नहीं होगा? फ्रिक्शन की वैल्यू माइनस ट्वाइस ऑफ fs की वैल्यू पुट करी, ma2 हो गया f बाय 2m, a2 की जगह f बाय 2m, तो fs हो गया f बाय 4। fs अगर f बाय 4 है
तो ये हो जाएगा 3F/4m। तो जो प्लैंक रहेगा, प्लैंक का एक्सेलरेशन वहां पे आ रहा होगा 3F/4m। जो प्लैंक है, प्लैंक का एक्सेलरेशन आ गया वहां पे कितना, 3F/4m। अच्छा, अब मान लो हमें अगर कोई पूछता है कि ग्राउंड फ्रेम पे जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है उसको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना दिखाई देगा, तो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर अगर देखेगा तो इक्वेशन क्या लिखेगा वहां पे, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस प्लैंक का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक पीछे, प्लैंक का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आगे वहां पे। अच्छा, कौन सी वैल्यू ज्यादा है, तो A1 ज्यादा है, इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर हमें सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखना है तो वो आगे की ओर है, और वो है यहां पे कितना, F/4m। देखो है कि नहीं वहां पे, दोनों को माइनस कर दो, A1 माइनस A2, तो ये हो जाएगा वहां पे कितना, F/4m। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब क्वेश्चन में अगर पूछता है कि कितने टाइम बाद, अगर क्वेश्चन में पूछता है कितने टाइम बाद ये सिलेंडर इस प्लैंक से बाहर जाएगा, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां पे S रिलेटिव इक्वल्स टू U रिलेटिव T प्लस हो जाएगा हाफ A रिलेटिव इंटू T स्क्वायर। अब जो ऑब्जर्वर प्लैंक पे बैठा है उसके लिए सिलेंडर कितना चल लेगा, L, लेफ्ट की ओर चलेगा, साइन नेगेटिव, U रिलेटिव 0, A रिलेटिव का मतलब हो गया हाफ A2 इंटू टी स्क्वायर, तो T की वैल्यू हो जाएगी 2L/A2, तो ये हो गया 2L। A2 की जगह तो जो भी टाइम आएगा 4mL/F। इतने टाइम बाद ये जो सिलेंडर रहेगा इस प्लैंक से वहां पे क्या होगा, सेपरेट आउट हो जाएगा वहां पे। अच्छा, अब इतने टाइम में अगर ये सिलेंडर प्लैंक से सेपरेट आउट होता है तो उतने ही टाइम में ये प्लैंक कितना चल लिया, मान लो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट हुआ x1, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, x1 इक्वल्स टू ut प्लस हो जाएगा हाफ एक्सेलरेशन A1 इंटू टी स्क्वायर। तो कई बार क्वेश्चन में यही पूछता है कि ये जब प्लैंक सिलेंडर से बाहर आता है, ये सिलेंडर जब प्लैंक से बाहर आता है तो उस टाइम तक प्लैंक कितना चल चुका है, तो प्लैंक ने डिस्प्लेसमेंट हुआ है हाफ A1 इंटू टी स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म करता है किसी मूविंग प्लेन के ऊपर। देखो इतना समझ में है कि नहीं समझ में है, फिर देखो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिलेंडर की जगह उसने डिस्क कर दिया। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, बाद में हम आंसर चेक कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इनिशियली स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द राइट एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल प्लैंक ऑफ मास m एंड लेंथ l। तो मास वही है जो डिस्क का है, लेंथ हो गई वहां पे l। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वहां पे द प्लैंक रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड द फ्रिक्शन बिटवीन द डिस्क एंड प्लैंक इज सफिशिएंटली हाई सच दैट द डिस्क रोल ऑन प्लैंक विदाउट स्लिपिंग। द प्लैंक इज पुल्ड टू राइट विद अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F। तो डायग्राम सब कुछ सेम है।
फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक इज, तो प्लैंक का एक्सेलरेशन कितना है 3f/4m। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क इज, बताओ a2 मालूम है, a2 को वहां पे क्या लिख दो, r अल्फा लिख दो। तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा f/2mr। तो एक ऑप्शन दिया है f/2mr। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ द डिस्क फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टिल द लेफ्ट एंड ऑफ द प्लैंक कम्स वर्टिकली बिलो द सेंटर ऑफ द डिस्क। तब बता रहा है, अब ये पूछ रहा है कि जब ये डिस्क सिलेंडर के कहां पहुंचती है, जब ये डिस्क प्लैंक के लेफ्ट एंड पे पहुंचती है तो बताना है कि उस टाइम तक डिस्क ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो टाइम मालूम है, डिस्क ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो होगा x2 इक्वल्स टू ut प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना था f/4m, टी स्क्वायर हो गया 4ml/f, f कैंसिल आउट हुआ, 4m कैंसिल आउट हुआ, रिजल्ट आता है वहां पे कितना l/2। तो इस तरह से वहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं, l/2, l/4, l/8 और l। तो इस तरह से वहां पे हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है किसी मूविंग प्लेन पे, यहां पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लो जरा, अच्छा आप देखो वहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम क्या शो कर रहे हैं, यहां पे शो कर रहे हैं ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर हमने प्लेस किया एक वेज को, ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हमने वहां पे क्या किया, एक वेज को लाके प्लेस किया है। मान लो वेज का मास है कैपिटल M, ये एंगल थीटा, सरफेस फ्रिक्शनलेस है। इस वेज के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, बॉल को लाके रिलीज कर रहे हैं। बॉल का मतलब स्फेयर, और स्फेयर का मास m है, रेडियस कितना है r है। अब देखो यहां पे ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हमने क्या किया, एक वेज को लाके प्लेस किया है, वेज का मास m है, और वेज के ऊपर हमने क्या किया कि स्फेयर को लाके प्लेस किया जिसका मास m, रेडियस r है। अब जैसे हम वेज के ऊपर इस स्फेयर को रिलीज करते हैं, ये स्फेयर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है। जब वेज के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, स्फेयर को छोड़ रहे हैं, तो ये जो स्फेयर है, ये स्फेयर वहां पे रोलिंग मोशन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज। तो हमें वेज का एक्सेलरेशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ध्यान रखना है, इसका एक्सेलरेशन मान लो a1, वेज पे बैठ जाओ क्योंकि प्योर रोलिंग इसको दिखाई दे रही है। तो इसके लिए अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन a2 है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो पहला रिलेशन हम क्या यूज करेंगे, पहला रिलेशन यूज करेंगे a2 इक्वल्स टू r अल्फा। a2 वहां पे क्या है, a2 वहां पे स्फेयर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है विथ रेस्पेक्ट टू वेज। तो अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू वेज देख रहे हैं, अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू वेज देख रहे हैं, अगर विथ रेस्पेक्ट टू वेज देख रहे हैं, तो a2 वहां पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है विथ रेस्पेक्ट टू वेज, और a2 इक्वल्स टू r अल्फा, ये रिजल्ट यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेज का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
अच्छा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमें मालूम है, इसको एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, इस पे फ्रिक्शन अगर ऊपर तो इस पे फ्रिक्शन नीचे। तो अब यहां पे क्या शो करोगे, अब यहां पे एक तो शो करोगे एन डैश एम इंटू जी, इस डायरेक्शन में एफ एस एन। बताओ इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? एम जी, ग्राउंड की नॉर्मल, सिलेंडर की नॉर्मल, स्फीयर की नॉर्मल, और यहां पे फ्रिक्शन। इसका एक्सेलरेशन कितना है? इसका एक्सेलरेशन a1 है। इसका एक्सेलरेशन जो है, इसका एक्सेलरेशन वहां पे a1 है। अच्छा, आप कैसे कैलकुलेट करें वहां पे एक्सेलरेशन को? यानी इक्वेशन क्या लिखा था? हमें मालूम है ये एंगल कितना है वहां पे, अभी चेक करो ये एंगल थीटा है कि नहीं है। ये एंगल थीटा, देखो है कि नहीं है, 90 90 माइनस थीटा थीटा, एन का एक कंपोनेंट यहां पे होगा एन कॉस थीटा और एक कंपोनेंट होगा एन साइन थीटा। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, यहां पे एक जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एफ एस कॉस थीटा। तो अगली इक्वेशन क्या आएगी? अगली इक्वेशन आएगी एन साइन थीटा माइनस, फ्रिक्शन स्टैटिक है तो ये लिखेंगे माइनस एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू एम इंटू a1। देखो है कि नहीं वहां पे? अब अगले स्टेप में हम क्या करें, वहां पे वेज पे बैठ के स्फीयर की स्टडी करें। क्या शो करोगे वहां पे? नॉर्मल एन, इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन, साथ में फ्रेम कैसा है? फ्रेम है नॉन इनर्शियल, तो अप्लाई करोगे सीडो फोर्स। सीडो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा m इंटू a1, नॉर्मल, वेट का कंपोनेंट, फ्रिक्शन और साथ में सीडो फोर्स, ये एंगल थीटा। तो यहां पे जो सीडो फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो आएगा ma1 cos थीटा और यहां पे आएगा ma1 sin थीटा। अब अगली इक्वेशन क्या लिखोगे? एक बार ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन में इक्वेशन लिखोगे ma1 sin थीटा प्लस n किसके बराबर? mg cos थीटा के बराबर। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी ma1 cos थीटा प्लस mg sin थीटा माइनस एफ एस इक्वल्स टू ma2। ये हो गई इक्वेशन 4। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी? सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क किसका बन रहा है? केवल एफ एस का, तो एफ एस इंटू आर इक्वल्स टू आईसीएम इंटू अल्फा, आईसीएम 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा। अच्छा, अब अननोन काउंट करते हैं। एफ एस अननोन, एन अननोन, a1, बताओ टोटल 5 अननोन है कि नहीं है? एफ एस है, एन है, a1 a2 अल्फा है। 5 इक्वेशन है और 5 हमारे पास क्या है? अननोन है। तो इन पांचों इक्वेशन को सॉल्व करोगे और सॉल्व करने पे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? a1 एक्सेलरेशन की मिल जाएगी वहां पे। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन तुम्हें परफॉर्म करना है, लेकिन कैलकुलेशन जब करोगे तो करना ऐसे ही है वहां पे कि एक बार वेज का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, अगले स्टेप में स्फीयर की स्टडी कर लें। कहां पे? उस मूविंग फ्रेम पे जाके स्फीयर की स्टडी कर लें हम मूविंग फ्रेम पे जाके और इक्वेशन लिख दो वहां पे। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो चेक करो a1 की वैल्यू क्या आती है वहां पे। क्लियर है वहां पे? तो इस तरह के क्वेश्चन देखोगे बुक्स में मिलते हैं जहां पे प्योर रोलिंग किसी मूविंग प्लेन पे हो रही होती है। क्लियर ना पे? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, उसको हम बोलते हैं IAR।
तो नेक्स्ट लिखो वहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और सबसे पहले वहां पे इसकी डेफिनेशन लिखो जरा। IAR को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सबसे पहले थ्योरी लिखो जरा, इसकी थ्योरी लिखो वहां पे। इट इज द एक्सिस लिखो वहां पे, क्या लिखा वहां पे? इट इज द एक्सिस अबाउट विच द कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन अपीयर्स टू बी प्योर रोटेशनल। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? एक तो वर्ड ही समझ में आ रहा है कि ये किसी इंस्टेंट के लिए डिफाइन की गई है। जब हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस की बात करते हैं तो ये किसी टाइम पे डिफाइन की गई है या किसी टाइम के लिए डिफाइन की गई है। अब इस एक्सिस के अबाउट होता क्या है? किसी टाइम पे अगर हम इस एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन दोनों परफॉर्म कर रही है, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो बॉडी हमें केवल प्योरली रोटेट करते हुए दिखाई देगी। तो ये जो एक्सिस रहती है इसी को हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैंने क्या बोला? इट इज द एक्सिस अबाउट विच द कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन अपीयर्स टू बी प्योर रोटेशनल। फिर आगे लिखो वहां पे, द कंबाइंड अफेक्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, द कंबाइंड अफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन about an axis through the center of mass is equivalent to a pure rotation with the same angular speed about a stationary axis. This axis is called instantaneous axis of rotation. तो अब मैंने क्या बोला है? अब मैंने बोला है the combined effect of translation of center of mass and rotation about an axis through the center of mass is equivalent to pure rotation with same angular speed about a stationary axis. This axis is called axis of rotation. फिर वहां पे लिख लो, it is defined for an instant and its position changes with time. इस एक्सिस को हम किसी टाइम के लिए डिफाइन करते हैं और इसकी पोजीशन टाइम के साथ वहां पे क्या होती है? चेंज होती है वहां पे। अच्छा, अब हमने क्या बोला है? हमने बोला है कि यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है। प्योर रोलिंग का मतलब है कि यहां पे इसका अभी ट्रांसलेशनल मोशन भी है और साथ में वहां पे क्या है? रोटेशनल मोशन भी है। हमने क्या बोला है? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो एक्सिस होती है जिसके अबाउट अगर देखोगे तो इस बॉडी का मोशन प्योरली रोटेशनल दिखाई देगा और एंगुलर स्पीड भी क्या होगी? जो एंगुलर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के अबाउट होती है वही एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होती है, यानी ओमेगा में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, प्योर रोलिंग के केस में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि प्योर रोलिंग के केस में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां होनी चाहिए? तो हमें यह मालूम है कि जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन के कारण भी है और साथ में यहां पे काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन के कारण भी है। ट्रांसलेशनल मोशन के कारण जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल मोशन के कारण जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। लेकिन हमें मालूम है कि प्योर रोलिंग अगर होती है तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम, v की वैल्यू पुट कर दो, अब बताओ इक्वेशन क्या निकल के आती है? जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है वो आती है हाफ ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में आता है आई सी एम प्लस एम इंटू आर स्क्वायर।
अब देखो इमेजिन करो कि यहां पे कोई पॉइंट P है, यहां पे कोई पॉइंट P है। अच्छा, किसी टाइम पे बताओ इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इस एक्सिस के अबाउट। अगर मुझे किसी इंस्टेंट पे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, P एक्सिस के अबाउट, तो हम क्या लिखेंगे, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे P एक्सिस के अबाउट ICM। ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है, तो P पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ICM प्लस M इंटू आर स्क्वायर। तो अगर ICM वहां पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो P पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा ICM प्लस वहां पे हो जाएगा mr स्क्वायर। अब बताओ ICM प्लस mr स्क्वायर, तो रिजल्ट हो जाएगा हाफ IP इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब बताओ ये रिलेशन कब यूज करते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी का मोशन प्योर रोटेशनल है। बॉडी का मोशन प्योर रोटेशनल है, इसका मतलब है कि यही हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो ये रिजल्ट याद रखना है। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग के केस में जो लोअर मोस्ट पॉइंट से पास करने वाली एक्सिस होती है वही हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो एंगुलर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगी वही एंगुलर वेलोसिटी हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सिस के भी अबाउट होगी वहां पे। तो प्योर रोलिंग के केस में जो लोअर मोस्ट पॉइंट रहता है वही हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वहां पे। फिर आगे लिखो कैसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट लिखो वहां पे, ड्रॉ वेलोसिटी वेक्टर। तरीका क्या है, ड्रॉ वेलोसिटी वेक्टर एट एनी 2 पॉइंट्स ऑन द रिजिड बॉडी। ड्रॉ वेलोसिटी वेक्टर एट एनी 2 पॉइंट्स ऑन द रिजिड बॉडी। तो ये जैसे तुम्हारी रिजिड बॉडी है, इसमें कहीं पे भी तुम 2 पॉइंट मार्क करो और उनका वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करो। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ VCM थी, और एक पॉइंट यहां पे लो, और याद होगा इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वो थी √2 VCM। कितने एंगल पे थी, तो याद होगा ये जो एंगल था ये एंगल 45 डिग्री था। हम लोग क्या करते हैं वहां पे, हम लोग वहां पे क्या करते हैं, कोई भी अगर रिजिड बॉडी है, कोई भी अगर रिजिड बॉडी है जो ट्रांसलेट भी कर रही है और साथ में क्या कर रही है, रोटेट भी कर रही है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और अगर हमें उस केस में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करनी है तो करना क्या है, बॉडी पे कहीं पे भी 2 पार्टिकल मार्क करो, बॉडी पे कहीं पे भी 2 वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करो और उन वेलोसिटी वेक्टर पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। तो तरीका क्या है, ड्रॉ वेलोसिटी वेक्टर एट एनी 2 पॉइंट्स ऑन द बॉडी, द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन देम। तो इन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अच्छा, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये लाइन होगी कि नहीं होगी, और ध्यान है जिस जगह ये परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। तो एक लाइन तो ऐसे जाएगी। अच्छा, अब इस पे परपेंडिकुलर क्या होगा, तो हमें मालूम है, इसको ज्वाइन कर देना। बताओ ये 90, ये 45, ये 45, और बताओ ये 45 है, ये 45 है, तो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है कि नहीं है। देखो ये 45, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना कि नहीं बना, ये आर, ये 90, तो ये 45, ये 45, तो बताओ ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है कि नहीं है। और जिस जगह ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी।
और ओमेगा वहां पे वही होगा जो एंगुलर वेलोसिटी किसके अबाउट होती है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट होती है वहां पे। देखो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया वहां पे? फिर देखो वहां पे और ध्यान ना, कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की प्रॉपर्टी क्या करें, यूज करें। अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन आईआईटी में कई बार आ चुका है जहां पे वो वेलोसिटी पूछता है। अच्छा पहले तो ये चेक करो कि रिजल्ट सही है कि नहीं सही है। इस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है कि नहीं? अब यहां पे कहीं 2 पॉइंट मार्क कर दो जरा। इस पॉइंट की वेलोसिटी उस टाइम पे क्या होगी, VCM। अब उस टाइम पे अगर देखोगे तो ये पार्टिकल इस तरह सर्कुलर पाथ पे जा रहा होगा, तो VCM इक्वल्स टू क्या होगा, ये कितने डिस्टेंस पर रोटेट कर रहा है, R ओमेगा पे। ये भी उस टाइम पे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, तो ये जो पॉइंट A रहेगा वो कितने डिस्टेंस पर रोटेट कर रहा है। और देखो यही प्रॉपर्टी थी कि नहीं थी वहां पे, ये VCM था और उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या थी, ट्वाइस ऑफ VCM थी। अब एक क्वेश्चन लिखो जो आईआईटी में आ चुका है। इनफैक्ट आईआईटी में तो ऐसा क्वेश्चन 2 या 3 बार आ चुका है, लेकिन मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूं जो इजी सा क्वेश्चन है, उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, देख के तुम लोग बता दोगे। ये 2004 का क्वेश्चन है, मेंस का। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक डिस्क है और डिस्क प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रही है। हमारे पास एक डिस्क है और ये डिस्क प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रही है। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ डिस्क इज मूविंग विदाउट स्लिपिंग, अ डिस्क इज मूविंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ग्राउंड विद द रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, C एंड Q इज। अच्छा अब यहां पे एक डिस्क है और ये डिस्क प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रही है। यहां पे कुछ पॉइंट मार्क किए गए, एक पॉइंट दिया है यहां पे C, एक पॉइंट यहां पे दिया है P और एक पॉइंट यहां पे दिया है Q। इस तरह से कुछ पॉइंट्स दिए हैं C, P और Q। अब बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में केवल वेलोसिटी के फॉर्म में या स्पीड के फॉर्म में इसको अरेंज करना है कि किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, किसकी स्पीड सबसे कम है। तो हमें मालूम है अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की प्रॉपर्टी यूज करें तो ये इंस्टेंटेनियस है कि नहीं है। अब इसके अबाउट सभी रोटेट कर रहे हैं। अब बताओ जिसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा, जिसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी वहां पे क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो P की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, फिर C की, और सबसे कम वेलोसिटी किसकी होगी, Q की होगी। बताओ यही हमारा रिलेशन है कि नहीं है वहां पे। फिर एक बार जो क्वेश्चन आया इसमें वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो वो भी करके देखना। वो क्वेश्चन है तुम्हारा 2009 का। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस तरह का क्वेश्चन कई बार आईआईटी में पूछा जा चुका है। फिर लिखो एक क्वेश्चन लिखो यार, क्वेश्चन लिखो यहां पे, अ यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ L एंड मास M स्टैंड्स वर्टिकली टचिंग अ वर्टिकल वॉल। तो अब क्या बोल रहा है वहां पे, ये हो गई वॉल, यहां कहीं वॉल है और ये है ग्राउंड। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास यहां कहीं एक रॉड है। रॉड इनिशियली इस तरह से प्लेस की गई है।
जो भी रॉड है, जो भी रॉड है, रॉड को हमने इस तरह से लाके प्लेस किया कि जो भी रॉड है वर्टिकल वॉल के कांटेक्ट में है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रॉड का मास दिया है m, रॉड की लेंथ दी हुई है l। अब क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इट्स लोअर एंड बिगिन टू स्लाइड अलोंग द फ्लोर एक्स एक्सिस। अब किसी टाइम पे इसके एंड को हमने हल्का सा डिस्प्लेस किया, तो ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वहां पे क्या है, वाई एक्सिस है। तो जैसे ही हम रॉड को यहां पे हल्का सा क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो ये रॉड फ्लोर के अलोंग इस तरह से स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो किसी टाइम पे इसने कितना एंगल टर्न कर लिया है, थीटा, उस टाइम पे हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, किसकी, रॉड की। अच्छा, कुछ नहीं बोलता है तो इसका मतलब ही कि एंगुलर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन हमें मालूम है कि जो एंगुलर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगी वही एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होगी। अच्छा, यहां पे हम क्यों बात करना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस की, तो पहले समझो, यहां पे ये रॉड ट्रांसलेट भी कर रही है और साथ में ये रॉड वहां पे क्या कर रही है, रोटेट भी कर रही है। तो मोशन ट्रांसलेशनल भी है, साथ में मोशन रोटेशनल भी है, फ्रिक्शन कहीं नहीं है। अब किसी टाइम पे बताओ सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आ गया कि नहीं आ गया, अच्छा, हमें यह मालूम है कि हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि सरफेस अगर फ्रिक्शनलेस है, तो इसका मतलब है कि हम सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी वहां पे क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। अब अगर हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने जाएं तो बताओ इनिशियल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल एनर्जी होगी mg इंटू L/2। जो भी सेंटर ऑफ मास है वो L/2 पे, तो इनिशियली एनर्जी हो गई वहां पे क्या, mg L/2। बाद में अब एनर्जी लिखने जाओगे तो वहां पे हमें लिखना पड़ेगा mg L/2। ये डिस्टेंस L/2 है, और ये डिस्टेंस जो रहेगा हाइट वो हो जाएगी L/2 साइन थीटा प्लस। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हमें ट्रांसलेशनल मोशन के कारण भी लेनी पड़ेगी और रोटेशनल मोशन के कारण भी लेनी पड़ेगी, और अगर हम दोनों को कंसिडर कर रहे हैं तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं वहां पे हाफ I ओमेगा स्क्वायर, सीधे हम मान लेते हैं मोशन रोटेशनल है, किसके अबाउट, अगर हम किसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा वहां पे। अब सबसे पहले फाइंड आउट करो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, या पहले फाइंड आउट करो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे। तो मैंने क्या बोला, कहीं पे भी उस बॉडी में कोई दो पार्टिकल मार्क करो, इस पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे की ओर, इस पार्टिकल की वेलोसिटी आगे की ओर, दोनों वेलोसिटी वेक्टर पे ड्रॉ करो परपेंडिकुलर। जो दोनों वेलोसिटी वेक्टर हैं उन दोनों वेक्टर पे ड्रॉ करो परपेंडिकुलर। और मैंने क्या बोला, जिस जगह ये दोनों लाइन वहां पे इंटरसेक्ट करेगी तो वही हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, और जो ओमेगा
सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा, वही एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट होगी वहां पे। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब कैसे फाइंड आउट करें वहां पे, तो चेक करो जरा, ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का L/2 cos थीटा है कि नहीं। अब इसको ज्वाइन करेगा। अच्छा, अब ये देखो जरा, ये L/2 cos थीटा है। ये पूरे डिस्टेंस की बात करें तो ये L sin थीटा है। उसमें भी अगर ये L/2 sin थीटा होगा तो चेक करो, ये डिस्टेंस भी वहां पे, तो ये डिस्टेंस अगर d है तो d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू हो जाएगी L/2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस L/2 sin थीटा का स्क्वायर। L/2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस L/2 sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो d जो रहेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 L²/4, तो ये हो जाएगा L/2। तो जो भी d आएगा, d की वैल्यू आ जाएगी L/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ICM। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mL²/12। इसके अबाउट mL²/12 है। मुझे इसके अबाउट कैलकुलेट करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो m इंटू, तो ये हो जाएगा mL²/12 प्लस mL²/4 4 3। तो चेक करो, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो आ रहा है mL²/3। अब इक्वेशन को इक्वेट करो तो रिजल्ट हो जाएगा mgL/2 sin थीटा प्लस हाफ I 2 कैंसल आउट होगा, m भी कैंसल आउट होगा, तो रिजल्ट वहां पे क्या होगा, g भी कैंसल आउट हो जाएगा, mg वाली m कैंसल आउट हो रहा होगा, तो रिजल्ट आएगा g 1 माइनस साइन थीटा इंटू 3√L। देखो है कि नहीं यहाँ पे। तो जो एंगुलर वेलोसिटी आती है वो आती है ओमेगा इक्वल्स टू √3g 1 माइनस साइन थीटा बाय L। तो इस तरह से वहां पे हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी, और हम एंगुलर वेलोसिटी क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। जो एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस के अबाउट होगी, वही एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रही होगी वहां पे। फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे। लिखो एक क्वेश्चन है और जो तुमने थ्योरी पढ़ी है उसी को यूज करना है वहां पे। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, अ स्फीयर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसपे स्फीयर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है।
अब यहां पे 3 पॉइंट दिए हैं, ए बी और सी। ए पॉइंट लोअर मोस्ट, ये बी और ये सी। अच्छा, हमें मालूम है कि ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, 0। बी पॉइंट की वेलोसिटी अगर VCM है तो सी पॉइंट की वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ VCM है। अब क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है VC माइनस VA। VC माइनस VA किसके बराबर, ट्वाइस ऑफ VB माइनस VC। ये पहला ऑप्शन है। वेक्टर फॉर्म में पुट करेगा, VC की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में ट्वाइस ऑफ VCM आई कैप, A की 0, ट्वाइस ऑफ VB बताओ सेम आ रहा है क्या, ये हो जाएगा 2 VCM आई कैप और ये हो जाएगा -2 VCM आई कैप। इसका मतलब है पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन में जाओ। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है वहां पे VC माइनस VB वेक्टर फॉर्म में, VC माइनस VB VB माइनस VA के बराबर है। तो VC माइनस VB 2 VCM आई कैप VCM आई कैप VB और VB VA 0। चेक करो रिजल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, VCM आई कैप। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, सही है। थर्ड ऑप्शन में आओ, मॉड ऑफ VC माइनस VA इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ VB माइनस VC। चेक करो ना, VC माइनस VA 2 VCM, VB माइनस VC मॉड लगाना है तो ये भी सही है। अब फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है मॉड ऑफ VC माइनस VA, किसके बराबर है, ये बोल रहा है 4 टाइम्स मॉड ऑफ VB, 4 टाइम्स। अब बताओ VC माइनस VA कितना है, VC माइनस VA 4 टाइम्स VB, तो ये भी नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यहां पे सेकंड और थर्ड। तो जो 36 क्वेश्चन है तो उसका ऑप्शन आता है बी और सी। देखो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया तुम लोगों को। तो आज का जो लेक्चर था उसमें बेसिकली हमने बात करी किसकी, रोलिंग मोशन ऑन अ मूविंग प्लेन, और साथ में हमने बात करी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की। अब जो लास्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे रोलिंग विथ स्लिपिंग की, और साथ में हम बात करेंगे एंगुलर इंपल्स की। और ये जो टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक अब मेरा क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो कल हमारा वहां पे इसका लास्ट लेक्चर होगा, और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कर रहे होंगे, स्टार्ट कर रहे होंगे वहां पे। तो नोट डाउन कर लो अब इतना वहां पे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखना है वहां पे।